हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS एकेडमी। हमारा टॉपिक है द प्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन इन ई कोलाई। इसका ये 5th पार्ट है और इसमें जो पर्टिकुलर टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है चॉइस ऑफ ई कोलाई होस्ट स्ट्रेन। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक को। चॉइस ऑफ ई कोलाई होस्ट स्ट्रेन। ई कोलाई होस्ट स्ट्रेन को कैसे चूज करते हैं? जब आप प्लाज्मिड को रेप्लिकेट करा रहे होते हैं तो प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन के लिए आपको बैक्टीरिया चूज करना होता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम ई कोलाई को ही होस्ट बैक्टीरिया लेते हैं। तो इसकी चॉइस कैसे होती है, जो स्ट्रेन आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसको कैसे चूज करते हैं, वही हम देखने वाले हैं। The ease of its transformability and genetic manipulation has subsequently solidified the role of E. coli as the host of choice for propagation, manipulation, and characterization of recombinant DNA. जो ई कोलाई है इसकी ट्रांसफॉर्मेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और इसमें जेनेटिक मैनिपुलेशन बहुत इजीली किया जा सकता है। इसी की वजह से ई कोलाई को होस्ट ऑफ चॉइस बोला जाता है प्रोपोगेशन, मैनिपुलेशन और कैरेक्टराइजेशन के लिए। जब आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ई कोलाई में डालते हैं तो उसको प्रोपोगेट कराना बहुत इजी होता है, क्योंकि ई कोलाई का डिवीज़न टाइम है 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स में ये डिवाइड हो जाता है। इजिली इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, एज वेल एज कैरेक्टराइजेशन किया जा सकता है। जो भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए है आपका, उसका इजिली कैरेक्टराइजेशन आप कर पाते हैं। Almost all strains currently used in recombinant DNA experiments are derived from a single strain. ज़्यादातर जो स्ट्रेन बनाए गए हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक्सपेरिमेंट्स के लिए वो ई कोलाई K12 एक स्ट्रेन है, इससे आइसोलेट किए गए हैं, आइसोलेटेड फ्रॉम द फीसेस ऑफ अ डिप्थीरिया पेशेंट। और ये ई कोलाई K12 जो है ये एक डिप्थीरिया के पेशेंट से आइसोलेट किया गया था 1922 में, और तब से इसको प्रोपोगेट करा के डिवीज़न करा के इसको यूज़ किया जाता है और ज़्यादातर यूज़ किए जाने वाले स्ट्रेन इसी से डिराइव हुए हैं। Since all E. coli strains are genetically modified, ज़्यादातर E. coli strains जो हैं वो genetically modified हैं, so correlation between the genetic background of the E. coli host and plasmid production and stability have been established over the years. जो जेनेटिक बैकग्राउंड है ई कोलाई होस्ट का और जो प्लाज्मिड का प्रोडक्शन और स्टेबिलिटी है, ये एक साथ में कोरिलेट हो गए हैं, क्योंकि ई कोलाई स्ट्रेन को बहुत ज़्यादा जेनेटिकली मॉडिफाई किया जा चुका है। तो इनके बीच के जो कोरिलेशन है, जो जेनेटिक बैकग्राउंड है, वो काफ़ी कोरिलेटेड हो चुके हैं। एडवांटेजेस ऑफ ई कोलाई सिस्टम। ई कोलाई सिस्टम के एडवांटेजेस क्या क्या हैं? सबसे पहला, सिंपल वेल अंडरस्टूड जेनेटिक्स। ये जो ई कोलाई है ये बहुत सिंपल है और इसकी जो जेनेटिक्स है वो बहुत अच्छी तरीके से समझी गई है, बहुत स्टडी हुई है इस पे, इसीलिए इसको ये एक एडवांटेजियस पार्ट है ई कोलाई सिस्टम का। इट इज़ वेरी इजी टू जेनेटिकली मैनिपुलेट। ई कोलाई को जेनेटिकली मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। इसके अलावा कल्चरिंग कॉस्ट इज़ मिनिमल। इसको कल्चर करने के लिए बहुत कम पैसा लगाना पड़ता है, बहुत कम कॉस्ट लगानी पड़ती है। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन इज़ फास्ट सिंस द डबलिंग टाइम इज़ ओनली 20 to 30 मिनट। एक्सप्रेशन इसका बहुत फास्ट होता है क्योंकि जो ई कोलाई का डबलिंग टाइम है वो 20 से 30 मिनट है। लगभग हर 20 मिनट में ये बैक्टीरिया डिवाइड हो जाता है, और ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है किसी भी स्टडी के लिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं
उसका रिजल्ट अगर बहुत कम समय में मिल रहा है तो ये बहुत एडवांटेजियस पार्ट होता है। नेक्स्ट है वेल एस्टैब्लिश्ड लेबलिंग प्रोटोकॉल्स फॉर स्टेबिलिटी स्टडीज। स्टेबिलिटी स्टडीज के लिए लेबलिंग जो प्रोटोकॉल्स हैं वो वेल एस्टैब्लिश्ड हैं। इसके अलावा एस्टैब्लिश्ड रेगुलेटरी ट्रैक रिकॉर्ड, रेगुलेटरी ट्रैक रिकॉर्ड्स भी एस्टैब्लिश्ड हैं इसके। एंड फर्मेंटेशन इजी टू स्केल अप, इसका स्केल अप बहुत इजी है, फर्मेंटेशन बहुत इजी है। नेक्स्ट है इंक्लूजन बॉडीज में बी इजी टू प्योरीफाई। इंक्लूजन बॉडीज ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में होती हैं और इन केस ऑफ ई कोलाई ये बहुत आसान है कि इनको इजीली प्योरीफाई किया जा सकता है। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं ई कोलाई के सिस्टम को। ई कोलाई को इतने ब्रॉड स्केल पे यूज़ करने के ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से इसको बहुत बड़े स्केल पे यूज़ किया जाता है। अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की फील्ड में ई कोलाई का बहुत बड़ा योगदान भी है, इसीलिए इस पे बहुत ज़्यादा स्टडी भी हुई है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा आप लोग। A few general rules seemed to have emerged from these studies. ये जो स्टडीज़ हुई हैं ई कोलाई पे, इनसे कुछ जनरल रूल्स बने हैं, जैसे कि ई कोलाई स्ट्रेन्स विद अ रेक ए बैकग्राउंड। रेक ए एक टाइप का प्रोटीन होता है। इस बैकग्राउंड वाले जो स्ट्रेन्स होते हैं, ये रेक ए का मतलब कि ये डेफिशिएंट होते हैं रिकॉम्बिनेज ए एंजाइम में। जो एंजाइम्स होते हैं प्रोटीनेशियस होते हैं नेचर में, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि ये एक टाइप का प्रोटीन है। तो ये जो स्ट्रेन्स होते हैं रेक ए माइनस बैकग्राउंड वाले, ये ए के बाद में माइनस लगा हुआ है, तो इनमें रिकॉम्बिनेज ए एंजाइम की एक्टिविटी नहीं देखी जाती है। और ये जो रिकॉम्बिनेज ए है ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के रिपेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कभी होता है कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, उसमें अगर कोई भी ब्रेक हो गया तो उस ब्रेक को रिपेयर करने के लिए रेक ए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन ये जो स्ट्रेन है जो रेक ए माइनस वाले हैं, इनमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का रिपेयर नहीं हो पाता क्योंकि ये रिकॉम्बिनेज ए एंजाइम डेफिशिएंट होते हैं, which prevents both undesired recombination and plasmid multimerization। ये क्या करता है, रेक ए माइनस ये अनडिजायर्ड रिकॉम्बिनेशन और प्लाज्मिड के मल्टीमराइजेशन दोनों का ही रोकता है। एंड दोज विद इंड ए बैकग्राउंड, जिनमें कि इंड ए बैकग्राउंड होता मतलब कि इनमें एंडोन्यूक्लियस 1 नहीं होता है। एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं, जो इंड साइड से, अंदर की साइड से जो डीएनए है या कोई भी जेनेटिक मटेरियल है उसको कट करने का काम करते हैं। तो ये क्या है, दैट प्रिवेंट्स डबल स्टैंडर्ड प्लाज्मिड डीएनए डिग्रेडेशन आर प्रेफर्ड। तो यहाँ पे देखा गया है कि जो रेक ए माइनस और इंड ए माइनस ये दो स्ट्रेन हैं, ये बहुत प्रेफर किए जाते हैं क्योंकि जो रेक ए माइनस वाला है ये अनडिजायर्ड रिकॉम्बिनेशन को रोकता है और जो इंड ए वाला है ये डबल स्ट्रैंड प्लाज्मिड डीएनए के डिग्रेडेशन को रोकता है। तो ये दोनों ही स्ट्रेन बहुत प्रेफर किए जाते हैं। कहीं भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन दोनों ही स्ट्रेन्स के बारे में, या सिंपली ऑप्शन दिया जा सकता है कि रेक ए माइनस और इंड ए माइनस ये किसके स्ट्रेन्स हैं, कोई भी बैक्टीरिया का नाम दे देंगे। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। Recently, the host genome has also been reported to influence copy number। जो होस्ट जीनोम होता है ये भी कॉपी नंबर को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में आपने अपना प्लाज्मिड डाल दिया, अब प्लाज्मिड को रेप्लिकेट करना है। पूरी प्रोसेसिंग क्या है हम लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, तो उम्मीद है आप लोगों ने वो लेक्चर्स देखे होंगे और चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी। तो जो होस्ट का जीनोम है, अब इसमें ये प्लाज्मिड आया बाहर से आपने दिया, लेकिन इसका बैक्टीरिया का खुद का भी तो जेनेटिक मटेरियल है।
तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये भी डिसाइड करता है कि ये प्लाज्मिड जो है ये कितनी कॉपीज बनाने वाला है। Translocation of the insertion sequence IS1 from the chromosome to the plasmid has been observed. ये देखा गया है कि इंसर्शन सीक्वेंस जो होता है ये जैसे कि ये जीनोम है इकोलाई का इस तरीके से, और इस जीनोम में एक सीक्वेंस होता है इंसर्शन सीक्वेंस। अब ये इंसर्शन सीक्वेंस जो होता है ये ट्रांसलोकेट कर जाता है प्लाज्मिड के पास में, और प्लाज्मिड के पास में जाके ये इसकी एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकता है जिससे कि प्लाज्मिड के कॉपी नंबर अफेक्ट हो सकते हैं। In addition to potentially affecting the integrity of the plasmid, the presence of IS1 on the plasmid has been linked with low plasmid copy number. प्लाज्मिड की इंटीग्रिटी को अफेक्ट करता है अगर ये IS1 प्लाज्मिड से अटैच हो जाता है, और इसके अलावा ये प्लाज्मिड की कॉपी नंबर को भी कम कर देता है। तो इसके अगर ये जाके प्लाज्मिड पे अटैच हो जाता है इंसर्शन सीक्वेंस, तो ये उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स ला सकता है, प्लाज्मिड की इंटीग्रिटी ही ख़त्म हो सकती है। इसके साथ ही कॉपी नंबर पे तो इन्फ्लुएंस डालता ही डालता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंसर्शन सीक्वेंस जो होता है उसका यूज़ क्या होता है, यूज़ इन द सेंस कि वो प्लाज्मिड पे क्या इफेक्ट डालता है। होस्ट स्ट्रेन इंजीनियरिंग aimed at reaching either greater productivity or higher quality supercoiling, percentage of supercoiling, lack of genomic DNA and RNA in the final product. होस्ट स्ट्रेन की इंजीनियरिंग है, इसका मेन एम क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी और हायर क्वालिटी को पाया जा सके, क्योंकि होस्ट स्ट्रेन इंजीनियरिंग के द्वारा ही प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाया जा सकता है और क्वालिटी को भी इम्प्रूव किया जा सकता है। सो इट हैज़ बीन रिसेंटली रिपोर्टेड, ये रिपोर्ट किया गया है कई बार। One study engineered the host background to express a plasmid-safe nuclease that helps in the removal of contaminating genomic DNA during purification. It is purification. N is missing here, so I am sorry for that. तो ये जो इंजीनियर्ड स्टडीज़ हुई हैं उनमें से एक स्टडी हुई है होस्ट के बैकग्राउंड पे कि प्लाज्मिड का सेफ न्यूक्लियस है, जो कि प्लाज्मिड का जो न्यूक्लियस, प्लाज्मिड सेफ न्यूक्लियसेस होते हैं, ये कंटेमिनेट जो जीनोमिक डीएनए है प्योरिफिकेशन के दौरान उसके कंटेमिनेशन को हटाने में काम करते हैं। लेकिन ये जो स्टडी हुई है ये होस्ट बैकग्राउंड पे हुई है ताकि इस प्लाज्मिड सेफ न्यूक्लियस को डेवलप कराया जा सके और इसी पे वर्क किया जा सके। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्लाज्मिड स्टेबिलिटी। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि प्लाज्मिड की स्टेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, बढ़ाते हैं या घटाते हैं। तो उन फैक्टर्स की स्टडी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं। Segregational plasmid instability is often observed and can result from stress caused by nutritional limitation and metabolic burden imposed to the cells by the replicating plasmid. सेग्रीगेशनल प्लाज्मिक इनस्टेबिलिटी एक वर्ड आया यहाँ पे। ये कब देखी जाती है, जब कोई भी जैसे सेल है और सेल के अंदर ये प्लाज्मिड है। अब ये जो सेल है इस सेल में कोई भी ऐसे इन्वायरमेंट में इसको रख दिया गया जहाँ पे इसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं,
या फिर मेटाबॉलिकली इसको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है, वर्कलोड इस पे बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, इसमें एक स्ट्रेस आ जाएगा, सेल बहुत स्ट्रेस में आ जाएगी। और ये इससे क्या होगा कि यहाँ पे इस जो प्लाज्मिड होगा, वो प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन जो है, उस रेप्लिकेशन को करना पड़ेगा। ये सेल इस प्लाज्मिड को रेप्लिकेट कर देगी। तो यहाँ पे डिसाइड नहीं होगा कि कब करना है कब नहीं करना है, और ये कंडीशन आएगी न्यूट्रिशनल लिमिटेशन या फिर मेटाबॉलिक बर्डन से। तो इससे क्या होगा, प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन हो जाएगा। जब नहीं होना है उस टाइम पर भी, तो इसको बोला जाता है सेग्रीगेशनल प्लाज्मिड इनस्टेबिलिटी। अब ये फैक्टर्स हैं जो न्यूट्रिशनल लिमिटेशन और मेटाबॉलिक बर्डन, ये फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि जो प्लाज्मिड है वो रेप्लिकेट हो रहा है, जल्दी हो रहा है। तो जैसे सोचिए, इसको 20 मिनट्स में डिवाइड करके फिर इसको पूरी कॉपी बनानी है। 20 मिनट से पहले ही ये डिवाइड हो गया, इसको जो बनाना चाहिए था इसने वो नहीं बनाया, आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रॉपरली कॉपी नहीं हुआ। तो ये कुछ फैक्टर्स, न्यूट्रिशनल लिमिटेशन, मेटाबॉलिक बर्डन। Under these circumstances and in the absence of selective pressure, the cells that lose plasmid will reduce their metabolic burden and gain a competitive advantage mostly through a higher growth rate. अगर कोई इस प्रकार की स्थितियां आ जाती हैं कि न्यूट्रिशनल लिमिटेशन है या फिर मेटाबॉलिक बर्डन है, तो उसमें क्या होता है, इनके साथ में अगर सेलेक्टिव प्रेशर भी बहुत ज़रूरी होता है किसी भी सेल का प्रॉपर फंक्शन कराने के लिए। तो अगर ये सेलेक्टिव प्रेशर नहीं है, इसकी अब्सेंस है, तो जिस सेल का प्लाज्मिड होगा ये अपने प्लाज्मिड को लूज कर देगी, तो जिससे कि इसका जो मेटाबॉलिक बर्डन है वो कम हो जाएगा। प्लाज्मिड इसने हटा दिया तो प्लाज्मिड के लिए इसको जो वर्क करना पड़ रहा था वो वर्क इसे नहीं करना पड़ेगा, तो इसका मेटाबॉलिक बर्डन कम हो जाएगा। तो क्या होगा, अब प्लाज्मिड, आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें अपना ऐड कराया, लेकिन इसने तो प्लाज्मिड को लूज कर दिया। तो क्या होगा, अगेन फिर आपका जो प्लाज्मिड है वो स्टेबल नहीं हो पाएगा और आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट रेप्लिकेट नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है कि प्लाज्मिड को जब मेटाबॉलिक बर्डन यहाँ पे कम हो जाएगा तो हायर ग्रोथ रेट भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जब मेटाबॉलिकली सेल पे बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं है तो वो अपना काम प्रॉपरली कर पाएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंट्रासेलुलर एक्सप्रेशन, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इंट्रासेलुलर एक्सप्रेशन को अफेक्ट करते हैं। तो वो फैक्टर्स कौन से हैं, इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जैसे सेल के अंदर जब आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये पहुंच गया है, आपके होस्ट में है या फिर आपके बैक्टीरिया में है, तो उस टाइम पे कुछ फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं इसके इंट्रासेलुलर एक्सप्रेशन को। उन्हीं में से एक है इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए जो है, डीएनए से आरएनए को बनना है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है ट्रांसक्रिप्शन के स्टेप में, ट्रांसक्रिप्शन का स्टेप प्रॉपरली इनिशिएट नहीं होता है, तो आरएनए नहीं बनेगा। आरएनए नहीं बना तो इससे फंक्शनल प्रोटीन जो बनना था वो भी नहीं बनेगा और यहाँ पे काम नहीं हो पाएगा। दूसरा है आरएनए इलोंगेशन। आरएनए जो बना है, अगर इसका इलोंगेशन नहीं होता है तब भी जो प्रोटीन इसे बनानी थी वो फंक्शनल फॉर्म नहीं बनेगा और अगेन यहाँ पे फंक्शन नहीं होगा। तो ये भी इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है। एक है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टारगेट जीन इनटू प्लाज्मिड। आपने जो जीन ऑफ इंटरेस्ट भेजा है प्लाज्मिड में लगाने के लिए, अगर वो प्रॉपरली लग गया है तो ठीक है, इनकॉर्पोरेट है। और अगर वो इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है तो भी यहाँ पे प्रॉब्लम आती है इंट्रासेलुलर एक्सप्रेशन में, क्योंकि आपने जो प्लाज्मिड भेजा, आपने तो सोचा कि इसमें जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमारा वो जाके एक्सप्रेस करेगा और वो फंक्शनल प्रोटीन बनाएगा, लेकिन यहाँ पे प्लाज्मिड में जीन ऑफ इंटरेस्ट गया ही नहीं, ये ऐसे ही पहुंच गया।
जब इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं था तो ये प्रोटीन भी नहीं बनाएगा और यहाँ पे फिर से एक्सप्रेशन रुक जाएगा। नेक्स्ट है इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन। आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट गया सेल में, वहाँ इसने आरएनए बनाया, ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा आरएनए बन गया। नेक्स्ट आता है प्रोटीन का बनना। अब प्रोटीन के बनने के टाइम पे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गई, प्रोटीन नहीं बन पा रही है, ट्रांसलेशन की शुरुआत ही नहीं हो पा रही है, तो जो प्रोटीन बननी थी वो नहीं बनेगी और एक्सप्रेशन रुक जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसलेशनल इलोंगेशन। जैसे कि आपका जो जेनेटिक मटेरियल है पहुंच गया है, इससे आरएनए भी बन गया और अब इससे प्रोटीन बन रही है, थोड़ी सी प्रोटीन बनी और फिर यहाँ पे इलोंगेशन स्टॉप हो गया, तो फंक्शनल फॉर्म जो इसे पूरा लेना था बनके, ये पूरा नहीं बन पाया, थोड़ी सी प्रोटीन बन के रह गई, ट्रांसलेशन का इलोंगेशन नहीं हुआ, तो अगेन इंट्रासेलुलर एक्सप्रेशन रुक जाएगा। नेक्स्ट है पॉलीपेप्टाइड फोल्डिंग। अगर जैसे कि आपकी ये प्रोटीन बनके तैयार हुई है, अब ये लंबी चौड़ी प्रोटीन को ऐसे ही तो यूज़ नहीं किया जा सकता, इसके लिए इसकी फोल्डिंग करवानी पड़ती है कुछ इस फॉर्म में। तो अगर कुछ फैक्टर्स ऐसे आते हैं कि ये जो प्रोटीन है इस फॉर्म में, पॉलीपेप्टाइड फॉर्म में, इसकी फोल्डिंग नहीं करवा पा रहे हैं, अगर फोल्डिंग हो गई प्रॉपर तब तो ठीक है, अगर ये फोल्डिंग नहीं होती है तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो रुक जाएगा, क्योंकि फंक्शनल होने के लिए पॉलीपेप्टाइड की फोल्डिंग बहुत ज़रूरी होती है। प्रोटीन अपने फंक्शनल फॉर्म, जो फोल्डिंग होके जो फॉर्म बनता है वो बनता है टर्शरी स्ट्रक्चर। जो प्रोटीन्स होती हैं ये अपने टर्शरी फॉर्म में ही वर्क करती हैं, तो अगर टर्शरी स्ट्रक्चर नहीं बन पा रहा है, पॉलीपेप्टाइड की फोल्डिंग नहीं हो पा रही है, तो एक्सप्रेशन रुक जाएगा। नेक्स्ट है पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेसिंग। आपकी डीएनए से आरएनए बन चुका है और आरएनए से प्रोटीन बन चुकी है, फोल्डिंग भी हो गई है, लेकिन पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही है। कहीं पे फॉस्फेट का एडिशन होना है, कहीं पे शुगर का एडिशन होना है, कहीं पे ग्लाइकोसाइलेशन होना है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं तो अगेन आपका इंट्रासेलुलर एक्सप्रेशन रुक जाएगा। नेक्स्ट आता है एमिनो टर्मिनल मॉडिफिकेशन। अगर एमिनो टर्मिनल है जिसपे एमिनो ग्रुप अटैच्ड होता है, अगर इस टर्मिनल का मॉडिफिकेशन नहीं हो पा रहा है तभी यहाँ पे आपका जो प्रोटीन है उसका एक्सप्रेशन रुक जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं एक तरफ एन टर्मिनल होता है, एक तरफ सी टर्मिनल। सी से मतलब है COOH और N से मतलब है NH3। तो ये जो NH3 वाला पोर्शन होता है यही होता है एमिनो टर्मिनल, और फंक्शनल होने के लिए इस टर्मिनल का मॉडिफिकेशन होता है। तो अगर इस टर्मिनल का मॉडिफिकेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है तो ये प्रोटीन के इंट्रासेलुलर एक्सप्रेशन को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट आता है ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब होता है कि ग्लूकोज का या शुगर मोइटीज का ऐड होना। ग्लाइकोसाइलेशन प्रोटीन्स के फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर ये प्रोसेस नहीं हो पाती है तो भी यहाँ पे इंट्रासेलुलर एक्सप्रेशन रुक जाएगा और आपने जो प्लाज्मिड या अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट भेजा है वो प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं होगा। मॉडिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स विद इन प्रोटीन। क्या होता है कि जैसे आपका जो प्रोटीन है आपको कुछ चाहिए, जैसे ABCD के फॉर्म में मैं ले लेती हूँ, ABCD के फॉर्म में आपको एमिनो एसिड्स चाहिए हैं, लेकिन ये मॉडिफाई हो गए हैं किसी म्यूटेशन की वजह से या किसी और वजह से। तो अगर यहाँ पे कोई चेंज हो जाता है, मॉडिफिकेशन हो जाता है प्रोटीन में, तो प्रोटीन का फंक्शन कुछ और था लेकिन अभी ये फंक्शन कुछ और करने लगेगी, क्योंकि अब जब इसका अमीनो एसिड का सीक्वेंस बदल गया तो इसका वर्क भी बदल जाएगी और ये जो वर्क कर रही थी ये वो वर्क नहीं करेगी। नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी ऑफ प्लाज्मिड्स। जो प्लाज्मिड आपने इंसर्ट कराया है बॉडी में, अगर इसकी स्टेबिलिटी प्रॉपर नहीं है तब भी ये इंट्रासेलुलर एक्सप्रेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्टेबिलिटी ही नहीं है तो प्लाज्मिड वर्क ही नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन्स। जैसे कि आपका प्लाज्मिड जो था बॉडी में सही सलामत पहुंच गया, स्टेबल है, लेकिन अब इसने क्या किया, वहां जाके डीएनए का रेप्लिकेशन किया, डीएनए से आरएनए बना लिया और आरएनए से प्रोटीन बना ली। लेकिन अब ये जो प्रोटीन बन के तैयार हुई है ये प्रोटीन स्टेबल ही नहीं है,
ये प्रोटीन अगर स्टेबल ही नहीं है तो फिर ये एक्सप्रेशन कैसे करवाएगी? जो फंक्शन ये काम ये करने वाली थी ये वो काम ही नहीं कर पाएगी। इसीलिए प्रोटीन्स की स्टेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इंट्रासेलुलर एक्सप्रेशन के लिए। So, however, a recent study pointed out in addition to the burden of plasmid DNA synthesis, the production of the enzyme coding for antibiotic resistance can add a substantial metabolic burden. एक और स्टडी हुई है जिसमें कि ये पता चला है कि जो प्लाज्मिड डीएनए की सिंथेसिस का बर्डन है, इसके अलावा जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, हमने सेलेक्टेबल मार्कर्स के बारे में पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में, तो उसमें हमने सेलेक्टेबल मार्कर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देखा था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लाज्मिड्स के लिए। तो अगर इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को प्रोड्यूस करने वाले एंजाइम्स का ही प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है तो ये भी एक बहुत बड़ा मेटाबॉलिक बर्डन हो जाता है सेल के ऊपर और सेल की जो एक्टिविटी है वो सप्रेस हो जाती है। So in this study, enzyme synthesis represented about 18% of the total cell protein. ये जो स्टडी की गई थी इस पर्टिकुलर बात को प्रूव करने के लिए, इसमें ये बताया गया है कि पूरी टोटल सेल की प्रोटीन का अगर 100% प्रोटीन को लिया जाए तो उसमें से कम 18% ऐसा भाग होता है जो कि ये एंजाइम्स जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को कोड करते हैं उनका प्रोडक्शन करता है। The presence of a non-beta-lactam antibiotic in the cultivation medium is not truly problematic because its clearance or that of its inactivated form is usually readily achieved during the downstream step. अगर नॉन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स की बात करें कल्टीवेशन मीडियम में अगर ये एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट होती हैं तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। अब बीटा लैक्टम नॉन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स क्या हैं ये टॉपिक से अलग की बात है, तो इसको आप लोग अपने आप से पढ़िएगा। अगर नॉन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होते हैं कल्टीवेशन मीडियम में तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होते क्योंकि इनका क्लियरेंस बहुत इजी है, या फिर अगर इनका क्लियरेंस नहीं हो पाता है तो जो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के स्टेप्स होते हैं प्लाज्मिड के प्रोपेगेशन के दौरान तो उसमें ये इनका क्लियरेंस हो जाता है। इसीलिए अगर नॉन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक प्रेजेंट है कल्टीवेशन मीडियम में तो इनसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और इसके अलावा बीटा लैक्टम और नॉन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में डिफरेंस क्या है ये आप अपने आप से पढ़ेंगे। It is therefore important to keep in mind that although an antibiotic has been added, the potential for plasmid loss exists because of its inactivation. यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि अगर कोई एंटीबायोटिक को ऐड किया गया है लेकिन अगर प्लाज्मिड लॉस का पोटेंशियल है उस सेल के पास में इसके इनएक्टिवेशन के लिए, तो भी यहाँ पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो एंटीबायोटिक है ये प्लाज्मिड के लॉस को रोक ही ले। Selective pressure must be maintained during all cloning, cell banking and inoculum expansion steps. जो भी क्लोनिंग स्टेप्स होते हैं, सेल बैंकिंग स्टेप्स होते हैं और इनोकुलम एक्सपेंशन स्टेप्स होते हैं, उनमें सेलेक्टिव प्रेशर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। When factors dilution and deactivation, the final product is highly unlikely to contain any remaining traces. जब डाइल्यूशन और डीएक्टिवेशन की फैक्टरिंग की जाती है तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनके रेडी होता है वो इस तरीके से होता है कि बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है उसमें कोई भी कंटेमिनेशन या कोई भी ट्रेसेस बचे हों। So thank you very much everyone for watching this session. फॉलो करिए ITLS Academy को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप एंड
लिंक्डइन। सब्सक्राइब करिए ITLS Academy के यूट्यूब चैनल को। So thank you for watching. Like this video, share and subscribe to our YouTube channel. For any kind of help or query, feel free to contact on our helpline number 7080833450. So thank you very much everyone. Thank you again for watching this session.